नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः आपका अकाउंटिंग पार्ट 2 जो लेखांकन का भाग 2 है उसमें आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आइए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से, जहां आपको टर्मिनोलॉजी या शब्दावली समझानी है। अगला जो बिंदु है वो है परचेस। परचेस जिसे हिंदी में क्रय कहा जाता है, जिसको हिंदी में क्रय कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो माल बेचने के लिए खरीदा जाए उसे परचेस या क्रय कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका परचेस रिटर्न या क्रय वापसी। जो भी माल हमने खरीदा है, किसी कारणवश यदि उस माल को वापस करना पड़े तो उसे क्रय वापसी या परचेस रिटर्न कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स। सेल्स का मतलब विक्रय, अर्थात जो कुछ भी माल व्यापार में बेचा जाता है उसे विक्रय या सेल्स कहते हैं। तो वहीं पर सेल्स रिटर्न मींस विक्रय वापसी। विक्रय वापसी तो जो भी माल हमने बेचा है, यदि कोई त्रुटि हुई हो, सैंपल के अनुसार वो माल ना हो, तो ऐसी किसी भी स्थिति में बेचा गया माल यदि हमारे पास वापस आता है तो उसे विक्रय वापसी या सेल्स रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्टॉक। स्टॉक को हिंदी में स्कंध या रहतिया बोलते हैं। स्कंध या रहतिया। तो हमारे गोडाउन में जितना भी माल बिना बिका हुआ शेष रह जाता है उसे स्कंध या रहतिया कहते हैं। मींस रिमेनिंग गुड्स या अनसोल्ड गुड्स। ऐसा माल जो अभी तक बिका नहीं है, बिना बिके ही हमारे पास रखा है, उसे हम स्टॉक, स्कंध या रहतिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वाउचर, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रमाणक। हिंदी में कहा जाता है प्रमाणक। प्रमाणक मतलब आपके पास प्रमाण होना चाहिए। अगर आपने किसी को पैसे दिए, कोई माल खरीदने आप गए, बदले में आपने पैसे दिए, अब कुछ दिन बाद यदि आपको माल वापस करना है तो संभवतः वो आपको मना कर देगा कि ये माल मेरे यहाँ का नहीं है। तो जो माल हम खरीदते हैं या हम किसी को पैसा देते हैं या हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बदले में उसकी रसीद हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि वो रसीद ही भविष्य में प्रमाण का काम करती है। इसलिए उन रसीदों को ही हिंदी में प्रमाणक या अंग्रेजी में वाउचर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों डिस्काउंट, जिसको हिंदी में या तो हम बट्टा कहते हैं या इसको हम कटौती कहते हैं, या हिंदी में इसका एक और नाम छूट भी है, एक और नाम है अपहार। तो डिस्काउंट या बट्टे शब्द का अर्थ होता है कि जो भी माल हमने बेचा है, जिस कीमत पर हमने माल को बेचा है, यदि उससे कुछ कम कीमत लेना हम स्वीकार कर लें, जिस कीमत पर हमने माल को बेचा है यदि उससे कुछ कम कीमत लेना हम स्वीकार कर लें तो जितने रुपए हमने कम लिए हैं वही डिस्काउंट होगा। इसी तरह से हम कहीं पर माल खरीदने जाते हैं तो जो रेट उस वस्तु के ऊपर लिखा हुआ है, यदि उससे कम पैसा लेना सामने वाला स्वीकार कर ले तो वो हमारे लिए डिस्काउंट होगा, बट्टा होगा या छूट होगी, या इसे हम कटौती भी कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेटर्स और उसके बाद क्रेडिटर्स। ये दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। डेटर्स जिसको हिंदी में हम देनदार कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? देनदार। तो देनदार या डेटर्स वे व्यक्ति होते हैं जिनसे हमको पैसे लेने हैं। फिर से सुनिए, डेटर्स या देनदार वे व्यक्ति होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। क्यों लेना है? या तो माल उधार दिया होगा या पैसे उधार दिए होंगे। तो जिनसे हमको पैसे लेने हैं वो सब हमारे कौन होंगे? देनदार या डेटर्स। उसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स या लेनदार। तो क्रेडिटर्स या लेनदार वे व्यक्ति होते हैं जिनका पैसा हमको देना है, चुकाना है या वापस करना है। लेनदार वे व्यक्ति होंगे, लेनदार या क्रेडिटर्स वे व्यक्ति होंगे जिनका पैसा हमको वापस करना है। क्यों करना है? या तो हमने उधार लिया होगा या हमने माल उधार लिया होगा, तो वो पैसा हमको उन्हें लौटाना है। और जो जिन लोगों का पैसा हमें लौटाना है वे हमारे लिए क्रेडिटर्स या लेनदार होंगे। और लास्ट पॉइंट आपका आता है बैड डेबिट्स, जिसे हम डूबत ऋण कहते हैं।
मीन्स डूबत ऋण या बैड डेबिट्स का मतलब होता है कि हमने जिन जिन लोगों को माल उधार बेचा है, ये जरूरी नहीं होगा कि वो सभी लोग हमारा पूरा पैसा लौटा दें। कुछ लोग पैसा खा जाते हैं, तो जितना पैसा हमारा डूब जाता है उसे ही हिंदी में डूबत ऋण या अंग्रेजी में बैड डेबिट्स कहते हैं। ये मुख्य शब्दावली है बच्चों। और भी कई सारे वर्ड्स आएंगे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, तो समय समय पर मैं वो सारी चीजें आपको बताते जाऊंगा। दोनों वीडियो देखने के बाद पार्ट 1 भी देखना है और पार्ट 2 भी देखना है। इसमें मैंने केवल और केवल शब्दावली अर्थात किन शब्दों का कॉमर्स में या अकाउंटिंग में प्रयोग किया जाता है, केवल वही चीजें लिखी हैं, फालतू कुछ नहीं लिखा। इसके जस्ट बाद हम जर्नल एंट्री एक स्ट्रक्चर समझने के बाद में करेंगे। तो पार्ट 3 कॉमर्स अकाउंटिंग का भाग 3 इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि भाग 3 आपने नहीं देखा तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, जर्नल प्रविष्टियां नहीं कर पाएंगे। तो आप कल तक फटाफट जल्दी जल्दी ये सारी शब्दावली को याद कर लीजिए। बहुत जल्द आने वाला है अकाउंटिंग का भाग 3 पार्ट 3। जय हिंद, जय भारत।